Hello my dear viewers, I welcome you all to Sonya's Academy. Today in this lecture we are going to discuss about momentum and second law of motion. In the last lecture we had discussed about first law of motion as well as inertia. Yes or no? So today we will start from momentum. Because why we are starting from momentum? Because if we will be able to understand momentum, then we can understand easily the concept which is behind the second law of motion. Okay, this is the concept which is behind second law of motion. So momentum क्या है? Momentum को समझने के लिए I will give you some examples, then you will understand it clearly. Okay, so what is momentum? Momentum का definition से पहले एक example देखिए. Suppose a sprinter is running. Sprinter मतलब कि जो दौड़ते हैं, ठीक है? A sprinter is running at a speed of suppose 10 meter per second. If he is running at a speed of 10 meter per second, does he stop suddenly? Suddenly क्या वो रुक जाता है? रुकने के लिए उसको क्या चाहिए? पहले से उसका स्पीड को धीरे-धीरे कम करना पड़ता है. Then he stops. Suddenly वो नहीं रुक जाता है. Okay. So another example, a train is running. Okay. ट्रेन आ रहा है. ट्रेन कहाँ पे रुकना है? The train has to stop at its platform. But प्लेटफॉर्म से पहले क्या करता है? वो डायरेक्ट आके प्लेटफॉर्म में पहुंचने के बाद ब्रेक अप्लाई करके रुकता है क्या? नहीं रुकता है. ग्रेजुअली क्या होता है कि इट रिड्यूसेस इट्स स्पीड. उसका जो स्पीड होता है वो पहले से प्लेटफॉर्म के अंदर आने से पहले क्या करता है? वो ब्रेक अप्लाई करके अपना स्पीड को रिड्यूस करता है. धीरे-धीरे वो आके प्लेटफॉर्म के पास उसका स्पीड 0 हो जाता है और वो ट्रेन रुक जाता है. ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या चीज है जिसके चलते कि उसको पहले से ब्रेक अप्लाई करना पड़ रहा है? स्प्रिंटर को अपना स्पीड को पहले स्लो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टॉप आफ्टर फ्यू डिस्टेंस. है कि नहीं? कुछ डिस्टेंस के बाद अगर स्प्रिंटर को रुकना है, देन वो कुछ डिस्टेंस से पहले क्या करता है? अपना स्पीड को रिड्यूस कर देता है. व्हाई दिस आर हैपनिंग? ऐसा क्यों करना पड़ता है? दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ द मोमेंटम. है कि नहीं? बिकॉज जिसका ज्यादा मोमेंटम रहता है उसका स्पीड उतना ही रहता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका मोशन ही रहता है. So momentum क्या हो जाएगा? Momentum is the quantity which measures the speed, which measures the amount of motion in a body. Momentum एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या करता है? एक बॉडी का मोशन कितना है, एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है उसको वो मेजर कर लेता है. ठीक है? If we will write the definition of momentum here, it will be the definition. What is that? It is the quantity which measures the amount of motion in a body. एक बॉडी का मोशन को जो मेजर कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं. समझ में आया कि नहीं? एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है उसको जो मेजर कर लेता है उसी को हम क्या कहेंगे? उसका मोमेंटम कहेंगे. तो इसको जो डेफिनेशन हम लिखे हैं उसको समझने के लिए और एक दो का एग्जांपल देखते हैं. ठीक है? आपको क्लियर हो जाएगा, फंडा आपका क्लियर हो जाएगा. देखिए, suppose we are playing with a टेनिस बॉल. ओके, जो टेबल टेनिस खेलते हैं हम लोग, छोटा सा बॉल है. एक टेबल टेनिस बॉल के साथ हम खेल रहे हैं और वो टेबल टेनिस बॉल आके आपका सर पे लगा. ठीक है? उसमें आपको ज्यादा चोट लगेगा कि एक क्रिकेट बॉल जो है खेलते हैं हम लोग, वो क्रिकेट बॉल अगर अपने सर पे लगेगा तो ज्यादा चोट लगेगा. Which will hurt you more? किसके चलते आपको ज्यादा हर्ट होगा? यहाँ पे ज्यादा चोट किसके चलते लगेगा? डेफिनेटली योर आंसर विल बी क्रिकेट बॉल. क्यों क्रिकेट बॉल होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज इट हैज लार्ज मोमेंटम. इसका मोमेंटम क्या है? ज्यादा है. आप मोमेंटम के पास जाने से पहले आपके दिमाग में पहले ये आ जाएगा कि इसका मास ज्यादा है. टेबल टेनिस बॉल का मास कम है और क्रिकेट बॉल का मास क्या है? ज्यादा है. ड्यू टू हेवी मास ऑफ द एज द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज greater than the mass of the table tennis ball, that's why what will happen? Its motion is more. तो किसका मोशन ज्यादा हो जाएगा?
क्रिकेट बॉल का मोशन ज्यादा हो गया है कि नहीं? एज क्रिकेट बॉल्स मास इज मोर सो इट्स मोमेंटम इज आल्सो मोर। तो क्रिकेट बॉल का मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मास ज्यादा होने से उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। सो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। सो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और m क्या है? m इज द मास। m क्या है? m इज द मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है? सो अगर मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसका मास जितना ज्यादा है उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा है। दैट्स व्हाई ट्रेन जब चलती है उसका मास बहुत ज्यादा है कि नहीं? इसके कारण उसके अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा रहता है। अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा रहेगा इसके कारण उसका मोशन भी ज्यादा हो जाता है। दैट्स व्हाई टू कंट्रोल इट्स मोशन to control its motion, the driver of the train has to apply its brakes earlier, है कि नहीं? बहुत जल्दी क्या करना पड़ता है? उसको ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है in order to stop the train at the platform। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को रोकने के लिए उसको पहले से ब्रेक अप्लाई करना पड़ जाता है। समझ में आया इस चीज को? ये था आपका मास के बारे में। अगर मास के बारे में आप जान गए कि जिसका मास जितना ज्यादा होता है उसका मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। If I will talk about a bullet from a gun से जो बुलेट फायर किया जाता है, its mass is very small, है कि नहीं? ये जो बुलेट आपका फायर किया जाता है, ऐसे जो बुलेट रहता है आपका, है कि नहीं? ये जो बुलेट है इसका मास क्या है? बहुत कम है as compared to the mass of the क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल के मास के हिसाब से इसका मास तो कम है, but still its motion is high, है कि नहीं? Still it causes more injury, है कि नहीं? क्रिकेट बॉल का मास जितना है उसके हिसाब से आप देखोगे तो बुलेट का मास बहुत कम है, फिर भी इसका इंजरी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा होता है, एंड समटाइम्स इट कॉजेस डेथ आल्सो, है कि नहीं? तो उसका मोमेंटम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है क्रिकेट बॉल के हिसाब से? देयर इज अनदर फैक्टर व्हिच इज द वेलोसिटी, है कि नहीं? बुलेट जब फायर होता है तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ चला जाता है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल के वेलोसिटी के हिसाब से बुलेट का वेलोसिटी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते उसका मोमेंटम भी क्रिकेट बॉल से ज्यादा हो जाता है। और ये बुलेट से फायर होते समय वो बुलेट मतलब गन से बुलेट फायर होते समय जितना वेलोसिटी वो गेन कर लेता है, we can never provide such a huge amount of velocity to the cricket ball, है कि नहीं? इतने ज्यादा अमाउंट का वेलोसिटी क्रिकेट बॉल के अंदर हम नहीं दे पाते हैं। That's why the cricket ball does not cause such a huge injury, है कि नहीं? इसीलिए क्रिकेट बॉल इतना ज्यादा इंजरी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। So इसमें से और एक चीज पता चला कि जिसका वेलोसिटी जितना ज्यादा होता है उसका मोमेंटम भी, उसका मोशन या फिर उसका मोमेंटम भी उतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है? सो अनदर पॉइंट वी कंक्लूड हियर दैट मोमेंटम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, है कि नहीं? यहाँ पे v क्या हो गया आपका? v इज इक्वल टू वेलोसिटी, है कि नहीं? तो अगर हम उसको एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे, व्हाट विल बी द इक्वेशन? p इज इक्वल टू m इनटू v, या फिर वी कैन राइट हियर एज p इज इक्वल टू mv, क्योंकि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके साथ? p is directly proportional to mass and p is also directly proportional to velocity. So इसको अगर इक्वेशन बनाएंगे आपको कांस्टेंट मिलेगा। सपोज मैं एक कांस्टेंट मान लेंगे, 1 एक कांस्टेंट है कि नहीं? तो mv, तो p हो जाएगा आपका कितना? mv। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। ये हो गया आपका मोमेंटम का फार्मूला, ठीक है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मोमेंटम क्या है, ठीक है? मोमेंटम ये होगा आपका m into v। ये जो फॉर्मूला आपको मिला है उसमें से हम एक चीज देख लेंगे कि मास अगर डबल हो जाएगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मास अगर हाफ हो गया तो भी मोमेंटम हाफ हो जाएगा। वेलोसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, आप मोमेंटम का बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर मोमेंटम मास डबल हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वो तो अलग बात है, लेकिन मास चेंज होने से मोमेंटम के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा? इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्या होता है? मास डबल तो मोमेंटम भी डबल, मास हाफ हो गया तो मोमेंटम भी हाफ हो गया। सिमिलरली इफ मास इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग, व्हाट विल हैपन? इफ वेलोसिटी इज डबल्ड द मोमेंटम विल आल्सो बी डबल्ड। इफ वेलोसिटी इज हाफ देन मोमेंटम विल आल्सो बी हाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इफ मास विल इंक्रीज वेलोसिटी विल डिक्रीज, वो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है उसके ऊपर हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, मोमेंटम का यूनिट। यूनिट देखेंगे इसका, यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होगा उसका, मास का यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट है आपका केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी केजी मीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट है, मोमेंटम का यूनिट हो गया आपका क्या, केजी मीटर पर सेकंड। ये था आपका मोमेंटम। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So, my dear viewers, now we will discuss about Newton's second law of motion. ठीक है? So before we start, I want to know that suppose दो लॉरी रखा हुआ, लॉरी मतलब जो ट्रक होता है आपका, ठीक है? उसमें क्या है कि एक लॉरी में क्या है कि कोई भी सामान उसके ऊपर लोड नहीं किया गया है, और एक लॉरी में क्या है कि कुछ सामान रखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरा सवाल ये है कि किसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा, मोमेंटम किसका ज्यादा रहेगा? डेफिनेटली योर आंसर विल बी सर द लॉरी व्हिच इज लोडेड विद सम आइटम्स, its momentum will be more. Why its momentum will be more? Because the mass of the lorry is there itself, as well as there is some mass of items which is being loaded है कि नहीं, उसके ऊपर जो सामान लोड किया गया है उसका भी कुछ मास है और लॉरी का भी खुद का कुछ मास है। तो टोटल मास मिलके वो जो लॉरी है उसका मास क्या हो गया है, ज्यादा हो गया। इसके चलते जिस लॉरी का मास जितना ज्यादा है उसका मोमेंटम उतना ज्यादा रहेगा। तो आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। एक साइकिल का मोमेंटम, मान लो कि साइकिल 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है, एक कार भी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है, मतलब कि दोनों का स्पीड क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। बट वेलोसिटी सेम हुआ तो क्या हुआ, मेरा सवाल ये है कि किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? डेफिनेटली योर आंसर विल बी द मोमेंटम ऑफ द कार विल बी मोर। कार का मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा बिकॉज इट्स मास इज मोर एज कंपेयर टू द मास ऑफ द साइकिल। ठीक है, साइकिल के हिसाब से कार का मास ज्यादा है, इसीलिए कार का मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, सपोज वी विल टॉक अबाउट टू कार्स ऑफ सेम मास, दो ठो कार है जिनका मास क्या है, सेम है। ठीक है, सेम होने के कारण क्या होगा, अभी हम सवाल क्या है मेरा कि व्हिच मोमेंटम इज मोर, किसका मोमेंटम ज्यादा है? देन व्हाट विल बी द आंसर, सर इफ द मास ऑफ बोथ द कार्स आर सेम, सो द कार which is moving with a faster speed, है कि नहीं, तो कार which is moving faster with large speed, its momentum will be more। जो कार एक लार्ज स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मास का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना, जिसका स्पीड जितना ज्यादा है उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं, बिकॉज दोनों का मास सेम है, इसीलिए जो भी कार ज्यादा स्पीड रहेगा जिसका, उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। सपोज एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस जगह से ए से लेके बी तक गया है, ठीक है, एंड इट्स मास इज एम, इसका मास कितना है, एम था, एंड ए जब व्हेन इट वाज एट पॉइंट ए, जब ए पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट रखा गया था, एट दैट टाइम इट्स स्पीड वाज, इट्स वेलोसिटी वाज u, इसका वेलोसिटी कितना था रे, u था। व्हेन इट रीच्ड एट इट्स फाइनल पॉइंट, दैट इज एट b, at that time its velocity became v। समझ में आया कि नहीं? So at point a पॉइंट में उसका मोमेंटम कितना था, m into u। जब b पॉइंट में पहुंच गया है उसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया है, p2 कितना हो गया है, m into v, है कि नहीं? This was the momentum of the same body at a पॉइंट में उसका मोमेंटम कितना था, m into u, है कि नहीं? बट जब बी पॉइंट के पास आकर पहुंच गया है उसका फाइनल वेलोसिटी को चेंज हो गया है, भले कि मास उसका फिक्स है कि नहीं, मास में तो चेंज नहीं होता है एक बॉडी में, बट इट्स वेलोसिटी इज चेंज, दैट ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज इन द मोमेंटम। सो व्हेन इट रीच्ड इट्स फाइनल पॉइंट, दैट इज एट बी, एट दैट टाइम इट्स मोमेंटम बिकेम m into v। ठीक है, तो ये था आपका मोमेंटम। दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम p1 एंड दिस इज योर फाइनल मोमेंटम
P2 which is m into v। इतना बस याद रखिए। अभी हम चलेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ के पास, ये आपका काम आएगा वहां पे, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बता रहा है कि द रेट ऑफ, उसका स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ change in momentum of a body is directly proportional to unbalanced force। The rate of change in momentum, रेट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका रेट निकल जाएगा। रेट मतलब वो पैसा ऐसा नहीं है कि नहीं, रेट मतलब कि दैट क्वांटिटी विल बी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का जो चेंज होगा, ठीक है ना, momentum of a body is directly proportional to force, या फिर you can say that the force is directly proportional to the rate of change in momentum, है कि नहीं। force is directly proportional to rate of change in momentum, ठीक है। उसको समझने के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें से हम डायरेक्ट मोमेंटम का फॉर्मूला निकालते हैं, मतलब कि न्यूटन सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, लेट अस सी। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, हाउ मच चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ है, व्हाट इज द चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना, दैट इज द चेंज, है कि नहीं। मेरे पास 50 रुपया था पहले, अभी मेरे पास 70 रुपया हो गया है, तो इंक्रीज कितना हुआ, 20 रुपीज, चेंज कितना हुआ, 20 रुपीज चेंज हो गया, बदल गया, है कि नहीं, मिल गया है मेरे को एक्स्ट्रा, है कि नहीं। सो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, ये सो नो, सो ये कितना है, mv माइनस mu, रेट निकालेंगे मतलब दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, है कि नहीं। एंड ये क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दिस इज द फार्मूला फॉर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये फार्मूला है, ठीक है। अगर हम उसको एक इक्वेशन बना देंगे, अब एक रिलेशन में, प्रोपोर्शन में है कि नहीं। सो इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वेशन, व्हाट वी विल डू, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा k, कांस्टेंट आना आएगा ना, तो कांस्टेंट सपोज k आ गया, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू, फॉर k इक्वल टू 1, मैं k का वैल्यू कितना ले लूंगा अभी यहाँ पे, सपोज फॉर k इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इज आल्सो ए कांस्टेंट, है कि नहीं। फॉर k इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये f विल बी इक्वल टू mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्स का एक फॉर्मूला। दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपका रिलेशन है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट मतलब क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, एक यूनिट टाइम में, मतलब कि एक सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज हो जाता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है कि नहीं। एक सेकंड में, t मतलब क्या है, टाइम, है कि नहीं। दैट मींस अगर हम फोर्स का डेफिनेशन लिखेंगे तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दैट मींस द रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज फोर्स। फोर्स का भी एक अलग डेफिनेशन हमको मिल जाएगा, क्योंकि फोर्स है ना, देख रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv माइनस mu बाय t, दैट मींस चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज फोर्स। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, लेकिन ये भी क्या है आपका फोर्स है। लेकिन आपका जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये यहीं तक है, ठीक है ना, या फिर उसमें से आपने वाला फोर्स का एक फार्मूला निकाल दिया, F इक्वल टू mv माइनस mu बाय t, ठीक है। दिस इज द लॉ एंड दिस इज द फार्मूला फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। इसमें से भी अगर हम चाहेंगे
फोर्स का और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं ये वाला इक्वेशन से। व्हाट विल बी दैट इक्वेशन, व्हाट विल बी दैट फॉर्मूला, हम ये जानते हैं। ये वाला से हमको क्या मिलेगा, देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास उसमें से कॉमन आ जाएगा, मास जब उसमें से कॉमन आ जाएगा क्या हो जाएगा, ये V माइनस U डिवाइडेड बाय T, ठीक है। दैट इंप्लाइज F विल बी इक्वल टू M इनटू ये क्या था, V माइनस U बाय T क्या है, ये हम पढ़े थे, क्या है, दैट इज द एक्सेलरेशन, है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं, दैट इज द एक्सेलरेशन, या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वो क्या है, एक्सेलरेशन ही है। तो v माइनस u by t की जगह मैं क्या लिख पाऊंगा, a लिख पाऊंगा। सो हियर इज आल्सो अनदर फार्मूला ऑफ फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाई एक्सेलरेशन, बिकॉज़ v माइनस u डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू a। ये भी एक फार्मूला हमको मिल गया है, ठीक है। बस ये जो फार्मूला हमको मिला है, वी हैव गॉट दिस फार्मूला फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो फार्मूला हमको मिला है, वी हैव ड्रॉन दिस फार्मूला फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपको मिला है न्यूटन सेकंड लॉ से, उस इक्वेशन से हम ये वाला फार्मूला को डिराइव कर लिए हैं बाय अप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है कि नहीं। जो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हम पढ़े थे मोशन चैप्टर में, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये चीज हम पढ़े थे, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर दे, बिकॉज़ यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी v minus u by t, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स एंड टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इट इज रिलेटेड टू द मोमेंटम, और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी व्हिच मेजर्स द मोशन ऑफ ए बॉडी एंड द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एज वेल एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आल्सो, है कि नहीं। जो मोमेंटम होता है एक बॉडी का, मोमेंटम क्या है, वो एक मास को मेजर, एक बॉडी का मोशन को मेजर करता है, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी एक बॉडी का मोशन को मेजर कर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और वो मोमेंटम उस बॉडी का मास के साथ और उसका वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो द फार्मूला ऑफ मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये था आपका मोमेंटम के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट मींस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स, है कि नहीं। मतलब कि एक बॉडी का मोमेंटम जितना चेंज हो जाएगा टाइम के हिसाब से, उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। यूनिट टाइम में एक सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक है। दैट मींस F is directly proportional to change in momentum per unit time, या फिर rate of change in momentum। rate of change in momentum ये है mv minus nu by t। इसको हम क्या कहते हैं, rate of change in momentum या फिर change in momentum per unit time। दोनों में कोई अंतर नहीं है। rate of change in momentum जो है change in momentum per unit time वही चीज है, ठीक है। So F is directly proportional to mv minus nu by t. This is the relation, and if we will draw the equation from this relation, then what will be the equation? A constant आएगा, that constant is k into mv minus mu by t for k equal to 1, because 1 is also a constant. So F is equal to mv minus mu by t। ये था आपका फाइनल फार्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये आपका फाइनल फार्मूला है, ठीक है। ये वाला फार्मूला से हम एक एक्स्ट्रा और फार्मूला निकाल दे, इसमें से m को कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा आपका, v minus u by t रहेगा, ठीक है। एंड फ्रॉम द मोशन चैप्टर वी हैव लर्नड दैट v minus u by t is equal to a, क्योंकि this is the change in velocity, this is time। तो change in velocity per time is nothing but it is acceleration। So v minus u by t equal to a and f is equal to m into v, ठीक है। तो ये था आज का पढ़ाई। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन आई होप दैट you will like, comment, subscribe and share my channel. Thank you. And one thing I would like to tell you that in the next lecture we are going to discuss the very interesting topic, that is the Newton's third law of motion. So thank you.